हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हमारे पास वर्ष 2024 का सामान्य हिंदी का एक पेपर है। अब इस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन का जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस पेपर को तो सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन ये पेपर जो है पूर्णतया है बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें इस पर आधारित है। कैसे आपको क्या करना है, कहाँ क्या उसमें लिखना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में कोई बकवास नाम की चीज़ नहीं है। केवल और केवल आपको कंटेंट के साथ हम हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन बोर्ड की कॉपी दिखाने वाले हैं, जो कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखते हैं और 100% नंबर आप कैसे पा सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में पेपर दिखा देते हैं। आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर है वर्ष 2024 का सामान्य हिंदी है। निर्देश क्या है? समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए है। पूर्णांक 100 नंबर। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का जो है क्या है, कुटज के लेखक हैं। खंड का पूर्णतः बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कुटज के लेखक हैं। तो इन सभी का उत्तर अभी हम रिटन बोर्ड की कॉपी में दिखाते हैं। नेक्स्ट है इंदुमती है। सज्जन नाटक के लेखक हैं। पगडंडियों का जमाना रचना। शेखर एक जीवनी के लेखक। प्रेम पथिक रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है। तार सप्तक के कवियों का संबंध। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। आगे है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया है, उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। तो इतने क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, गद्यांश पर आधारित है, जो कि सासंदर्भ या रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। तो इसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये है। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पाठ के शीर्षक एवं रचना के नाम का उल्लेख कीजिए। कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया? इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ये सब चीजें हैं। अथवा करके दिया गया। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो ये भी एक कविता है और इस कविता के जो है यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ये पद्यांश है। आगे 5वां का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वें का खा है। 5वें का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का पर प्रकाश डालिए। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। आगे है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर हिंदी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की
चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रसिम रथी खंडकाव्य के सप्तम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। नेक्स्ट है मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसी प्रकार आगे है सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है सत्य की जीत खंडकाव्य के कथानक को अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर दिवाकर मित्र का चरित्रकांक कीजिए। नेक्स्ट अथवा दिया गया है त्यागपथी खंडकाव्य के चतुर्थ अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है आलोक वृत्त खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला है इसमें आलोक वृत्त खंडकाव्य, तो इस प्रकार से दिया गया है। श्रवण कुमार है। अब ये फ्रेंड्स क्या है मंडल वाइज निर्धारित रहता है कि किस मंडल के स्टूडेंट को कौन सा क्या करना है, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करके क्या काम करेंगे ये जानकारी सुनिश्चित कर लेंगे कि सर इस मंडल के हम अगर हैं तो और इस मंडल में जो है इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना होता है। आगे है खंड खा निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का है। इसमें हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी सड़े, तो ये जो है दिया गया है गद्यांश है। अब इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। नीचे दिया गया है पद्यांश, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये है। और अगला क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 है आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है और इस पर जो है आधारित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वात वात, वहन वहन, यह निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। भले बुरे की पहचान करने वाला, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है 12 का वीर रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। अगला है यमक अथवा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है चौपाई अथवा सौठा छंद। नेक्स्ट है किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित प्रश्नों नहीं शीर्षकों दिया गया है। विषयों या शीर्षकों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, कृषक जीवन की त्रासदी, साहित्यिक समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो इतनी चीज़ें दिया गया है इस पेपर में। देख सकते हैं पेपर समाप्त हो गया। 14 नंबर तक के क्वेश्चन थे और इन सभी क्वेश्चन को अब हम बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें उस कॉपी के माध्यम से इसका उत्तर पूरा का पूरा बताने वाले हैं। यह वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा होगा लेकिन धैर्य रखिए, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर ये वीडियो आप एक बार देख लिए तो बोर्ड में जो जो गलती आपको करना हो गलती करने से वंचित हो जाएंगी, या अभी तक जो भी हाई स्कूल में आप गलती किए उस गलती से इंटरमीडिएट में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का बोर्ड होता है, तो जो बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड दिए हैं वो 11th का दिए नहीं, अब कुछ चीज़ें उनको भूल गई होंगी, तो कुछ चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से उनको पुनः रिवाइज हो जाएंगी और आप वो गलती करने से बचेंगे। क्योंकि जो है देखिए कंटेंट बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि कम लिखते हैं लेकिन वो बहुत बेहतर ढंग से लिखते हैं, इस वजह से उनको नंबर बेहतर मिलता है। बहुत लोग पूरा का पूरा लिखते हैं, लिखने के लिए पूरा कॉपी भर देंगे लेकिन उनका
मेथड नहीं सही रहता है। तो मेथड जब सही नहीं रहेगा तो श्योर है कि नंबर आपका कटेगा, आप उतने अच्छे नंबर नहीं पाएंगे। जो बच्चा मेथड अच्छा अपनाया है, लिखने का तरीका उसका ठीक ठाक है, तो बच्चा श्योर है कि नंबर बेहतर पाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और जो लोग चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जॉब से संबंधित और यूपी बोर्ड से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर राइटिंग कॉपी, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी गई है, जो कि बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया कॉपी है। आप लोग उसे देखिए। अब आप देख सकते हैं ये कॉपी बोर्ड परीक्षा का ही है, और जो बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड दिए हैं उनको पता भी होगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे होती है। फ्रंट पे उनको क्या क्या भरना होता है, तो रोल नंबर भरना होता है, सब्जेक्ट भरना होता है। और देखिए ये कॉपी जो हमने फॉर डेमो यूज ओनली लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वैसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये क्या किया, डेमो के लिए लिया है, तो इस पर फॉर डेमो यूज ओनली लिख दिया गया है। अब इसको लोग गलत ना समझें कि ये जो है कहीं का फर्जी का है, फर्जी का नहीं है, ये बोर्ड के कॉपी का ही है। फ्रंट पेज जो होता है जिस पे आप अपना नाम, रोल नंबर ये सब लिखते हैं। तो ये देखिए इस स्टूडेंट को 98 नंबर मिला है, 100 में 98, मतलब 98% रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप भी जो है 99, 98, 97 ऐसे ला सकते हैं, लेकिन है क्या कि आपको मेहनत करना पड़ेगा उसी हिसाब से। हर सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से आप तैयार कर लीजिए और लिखने का अच्छे ढंग से अभ्यास कर लीजिए, तो आप श्योर है कि बहुत बेहतर नंबर पा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें ये सब डाटा है, डाटा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, KPS भारती स्कूल नया गांव, यानी कि जिस विद्यालय के आप स्टूडेंट हैं वो भरा जाएगा, केंद्र जहां पर सेंटर आपका है, केंद्र का नाम। इसके साथ साथ ये सब है, और यहाँ आपका नंबर नोट किया जाता है। आप पहले के का पर कितना पाए, खा पर कितना पाए, गा पे कितना पाए, ये सब यहाँ नंबर फिलअप किए जाते हैं। जो ये कॉपी चेक करते हैं जितने भी टीचर, तो सबको नंबर यहीं नोट करना रहता है। आप देखिए इस कॉपी में यहाँ नंबर नहीं नोट किया गया है, लेकिन वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ 98 दे दिए हैं। तो ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहीं केवल दिया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर खंड का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का जो क्वेश्चन था खंड का में, उसका पहले का उत्तर था। देखिए फ्रेंड्स क्या है, थोड़ी असुविधा है कि जो है वो पेपर हमारे पास प्रिंट आउट नहीं है, नहीं तो हम प्रिंट आउट पेपर में से क्वेश्चन पढ़ करके उसका उत्तर बताते रहते हैं, लेकिन हमने पेपर पहले ही दिखा दिया। आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये पेपर सॉल्व, देखिए आंसर राइटिंग के दौरान क्वेश्चन कोई नोट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक पेज पर अगर आप किसी भी खंड का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो पहले उस खंड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी जब समाप्त हो जाएं तभी जो है अलग पेज पर अलग क्वेश्चन शुरू किया जाए। अगर मान लीजिए पहले खंड का शुरू किए हैं, उसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर 3 पेज में जा रहा है, तो आप तीनों पेज जब हो जाए तब चौथे पेज पे दूसरा क्वेश्चन शुरू करिए, ना कि जो उसमें आधा पेज बचा हो ऐसे दूसरा चालू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम आप लोग को, हमारा मेन मकसद ये है इस वीडियो को उपलब्ध कराना, क्योंकि आप लोग आंसर राइटिंग में मिस्टेक करते हैं, और यही कारण है कि अगर जो है आप बोर्ड की कॉपी कैसे लिखा जाएगा वो चीज़ें नहीं आपको जानकारी रहेगा, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए नंबर आपका कम हो जाता है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अपने दोस्तों तक, जो भी दोस्त आपके यूपी बोर्ड, चाहे वो हाई स्कूल में हो चाहे इंटरमीडिएट में हो, अगर दोनों में से किसी भी क्लास में है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि देखिए आपके एक शेयर से किसी के लाइफ का जो परीक्षा है, ये समझ लीजिए लाइफ का भी एक परीक्षा माना जाएगा। हाई स्कूल इंटर का परीक्षा आपको बार बार नहीं देना है, तो इसमें बेहतर नंबर आ जाए, क्योंकि एक बार जो नंबर आ जाएगा वो हमेशा के लिए वही रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले थे। अब इसमें इधर जितने भी हैं इस कॉपी में हम केवल और केवल आपको पूरा का पूरा आंसर बताने वाले हैं, ना कि हाँ क्वेश्चन। तो यहाँ पहले की का हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा हो गया प्रथम कहानी, गा है जयशंकर प्रसाद,
घा है हरिशंकर प्रसाई की। आगे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। तो अब देखिए हमको भी अच्छा नहीं लग रहा कि डायरेक्ट उत्तर बताया जाए, लेकिन थोड़ी असुविधा है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पेपर इसी वजह से हमने पहले दिखा दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे फ़ोन में था तो उसको हमने दिखा दिया। चलिए कोशिश हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है जयशंकर, यहाँ इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न था तो दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही है जयशंकर प्रसाद की। खा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गा है प्रयोगवादी शाखा के। और घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे की। अंगा की बात करें हम तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम लोग देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक में जो है आप देखें कि आधा पेज इसमें बाकी रह गया है, लेकिन आधा पेज भले बाकी रह गया है यहाँ से यहाँ तक, हमने क्या किया इस पर कोई क्वेश्चन नहीं शुरू किया, बल्कि यहाँ नीचे आपको क्या कर देना है पीटीओ लिख करके जो है अगले पेज से चालू कर देना है। तो ये चीज़ें होना चाहिए, ना कि यहीं से फिर नया क्वेश्चन चालू कर दें। ये ऐसी अगर गलती आप करते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर श्योर रख ही काटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नोत्तर संख्या 3। आप लोग हमेशा उसका उत्तर ही लिखेंगे, ना कि बार बार क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नोट करेंगे उससे आपका होने वाला कुछ नहीं है, नंबर आपको उतना ही मिलेगा और उसके बाद आपका क्या है कि समय उसमें नुकसान होगा। तो इसमें संकेत क्या है, रमणीयता और नित्य डॉट 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 माध्यम है। तो आपको गद्यांश लिखने का तरीका, पद्यांश लिखने का तरीका और उसके जो भी शीर्षक या संदर्भ सहित व्याख्या करना हो तरीका आप लोग को बताया गया होगा। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये कॉपी लिखा गया है ये तरीका आपको भी पसंद आएगा। तो इसमें शीर्षक क्या है, भाषा और आधुनिकता है। और ये जो पूछा गया था पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी का ही उत्तर दिया गया है। और लेखक इसके हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला पॉइंट इसमें, अगला तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो भी क्वेश्चन था उसका उत्तर है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ पाता। फोर्थ पॉइंट का उत्तर है लेखक ने भाषा समुची युग चेतना को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माना है। पांचवा है रेखांकित अंश की व्याख्या। पांचवा क्वेश्चन था तो रमणीयता डॉट 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 नहीं होती है, तो व्याख्या इसका क्या हो जाएगा, भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की घोतक है। जो वस्तु रमणीयता होगी वह नवीन भी होगी, उसमें रमणीयता भी रहेगी। रमणीयता और नित्य नूतनता के बिना जनता में विकास संभव नहीं है। ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। प्रश्नों संख्या 4 है। अब इसमें भी वही तरीका है, संकेत कहते आते थे डॉट 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 स्वार्थ ने बेरा, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद इसमें जो है पहला क्वेश्चन शीर्षक पूछा गया था, तो शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप है। और रचयिता कौन है इसके, तो मैथिली शरण गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैकेयी को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया क्योंकि रानी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। यह नेक्स्ट है, इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का उल्लेख किया है। और अगला इसमें पूछा गया था कि कौन सा अलंकार है, तो अलंकार इसमें दिया गया है अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है पांचवा, प्रथम रेखांकित अंश। दो जगह रेखांकित अंश है, तो प्रथम रेखांकित अंश का व्याख्या पूछा गया है। कहते आते थे डॉट 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 कुपुत्र भले ही, तो इसका व्याख्या क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं, कितने बेहतर ढंग से बताया गया है। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आते थे कि पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे इस चरित्र के कारण लोग
अब तो यही कहेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। कहने का मतलब कैकेयी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी को क्या किया कि वन के लिए जाने को बोला और भरत को गद्दी के लिए, तो ये चीज़ें जो है उस दौरान चूँकि रामचंद्र जी को गद्दी मिलना था इसलिए जो है नहीं मिल पाया, तो क्या हुआ कि जो है इनके मन में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जो है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगा या समाज क्या कहेगा कि देखिए इन्होंने कितना गलत किया। तो उसी के पश्चाताप का यहाँ व्याख्या किया गया है। अगला क्या है, द्वितीय रेखांकित अंश, परमार्थ ना देखा डाट 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 यह बांधा। तो इसमें क्या है व्याख्या, इसका क्या बनेगा। कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि मैंने किसी की भी भलाई के बारे में नहीं सोचा, मैंने तो संपूर्ण रूप से केवल अपने विषय में ही सोचा। इसी वजह से आज यह परिस्थिति मेरे सामने प्रस्तुत है। यह है अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो पांचवे का है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनका क्या काम करना है, साहित्यिक परिचय या संक्षिप्त परिचय देना है। तो जन्म क्या हो जाएगा, जन्म इनका 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में, और पिता का नाम इनके श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती, और शिक्षा इनका क्या है ज्योतिषाचार्य एवं साहित्याचार्य। शैली है विवेकात्मक, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक एवं आलोचनात्मक। प्रमुख रचनाएं हैं कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा अशोक के फूल, और मृत्यु इनका हुआ सन 1979 ईस्वी में। साहित्य में स्थान इनका है तो सम्मानीय साहित्यकार, महान विचारक एवं समालोचक। ये है इनका संक्षिप्त परिचय। अब जीवन परिचय दिया गया है लेकिन आप लोग को साहित्यिक परिचय लिखना है। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। अब जब जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था ये चीज़ें आप हाईलाइट कर देंगे, जैसे कि इस कॉपी में किया गया है ब्लैक पेन से। काशी जाकर इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं ज्योतिष का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया, परंतु इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि, डीलिट का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर कार्य किया। सन 1979 ईस्वी में इस वयोवृद्ध साहित्यकार का रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया, यानी कि 1979 ईस्वी में किसी भयंकर रोग के कारण इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। अब आगे बताया गया है साहित्यिक परिचय। ये तो था जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप लोग को लिखना है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, अन्वेषक, समालोचक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता तथा सफल अध्यापक भी थे। ये मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति, बांग्ला एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती का संपादन किया। रचनाएं इनकी क्या है, इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। निबंध संग्रह, इतिहास और उपन्यास। तो निबंध में इन्होंने कुटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पता इन्होंने ये लिखा। और इतिहास में इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य की भूमिका, और उपन्यास में इन्होंने क्या किया कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, इतनी चीज़ें इन्होंने लिखा उपन्यास के अंतर्गत। तो ये रहा इनका साहित्यिक परिचय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि पद्य से है। तो यहाँ एक लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी का है साहित्यिक परिचय। तो यहाँ संक्षिप्त परिचय इनका बताया गया है पहले, उसके बाद जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। तो आपको जो भी अच्छा लगे आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है, आप साहित्यिक परिचय तैयार कर लेंगे। लेकिन हमने तीनों मेंशन कर दिया है कि अगर परीक्षा में संक्षिप्त परिचय पूछ लिया जाए तो भी आप लिख सकें, जीवन परिचय पूछ लिया जाए तो भी आप लिख सकें, और साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाए तब भी आप लिख सकें।
तो संक्षिप्त परिचय क्या है? महादेवी वर्मा नाम हो गया इनका, जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, माता का नाम श्रीमती हेमरानी और पिता का नाम श्री गोविंद सहाय। कृतियाँ इनकी है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, भाषा खड़ी बोली, ब्रजभाषा। मृत्यु सन 1987 ईस्वी में, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। जीवन परिचय है श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था तथा माता हेमरानी वर्मा थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। श्रीमती वर्मा जी कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री तथा निष्ठावान उपासिका थीं। सन 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। आगे अब इनका साहित्यिक परिचय है। साहित्यिक परिचय देख सकते हैं आप लोग। महादेवी वर्मा जी का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावाद कवियों की बृहद चतुष्टय में होती है। इनकी रचना में वेदना की प्रधानता है। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर सजग किया। भारत सरकार से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत भारती तथा यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? गद्य में और काव्य में इनकी प्रमुख रचनाएं कृतियां इस प्रकार हैं। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। और काव्य रचनाएं क्या हैं? निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, यामा है। तो ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। आगे अगर बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 6, बहादुर कहानी का सारांश। तो बहादुर कहानी का जो सारांश होगा, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है। आगे इसमें देखा जाए दिल बहादुर से बहादुर बनना। तो दिल बहादुर 12 से 13 साल का पहाड़ी लड़का है। पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। वहाँ की गृह स्वामिनी निर्मला ने बड़ी उदारता से दिल बहादुर का नाम बदलकर बहादुर कर देती है। यह परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का है। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई न कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। तो ये हो गया। आगे है किशोर की बदतमीजी। शान शौकत एवं शैब से रहने वाला किशोर निर्मला का एक बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर से कराता है। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देना, बुरा भला कहना उसकी आदत है। आगे है निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। तो निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेंकनी बंद कर दी थी। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने 11 रुपये चोरी होने की बात कही। सब ने बहादुर पर शक किया। बहादुर का घर से भागना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गया। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। अंत में सभी लोग पश्चाताप करने लगे। ये था बहादुर के बारे में। आगे हम लोग अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7, त्यागपथी खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग। तो त्यागपथी खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग इसमें बताया गया है। राज्य जी श्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं।
वह सब कुछ छोड़कर गेरुए वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बनना चाहती हैं। यह है चतुर्थ सर्ग का त्यागपथी खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग। तो वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती हैं। तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासी ही हो, यदि तुम गेरुए वस्त्र ही धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मित्र के समझाने पर आप दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। नेक्स्ट है आगे इसमें खंड खा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। तो संकेत है हंसराज है तस्य डाट 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 इत्यभास्तत। संदर्भ हो जाएगा यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृष्ट है। हिंदी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शीतल पर इकट्ठे हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि अपना पति चुने। उसने पक्षी समुदाय की ओर देखकर मोर को कहा कि यह मेरा स्वामी हो। आगे नेक्स्ट खंड खा है खंड खा का खा क्वेश्चन पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। संकेत है उदेति सवितरा महात्म्य कर्मंता। तो ये हो गया। संदर्भ इसका क्या बनेगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद बनेगा इसका, सूर्य उदित होते समय लाल होता है, यानी कि उगते हुए समय लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में महापुरुष एक समान रहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर संख्या 9 और 9 में मुहावरा था। मुहावरा में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख करके उसका हिंदी अनुवाद करना था। तो कान पर जू रेंगना, अब इसका क्या होगा अर्थ, अनसुनी करना। प्रयोग है जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 में देखिए क्या है, अपठित गद्यांश है। संकेत है आजकल दूरदर्शन डाट 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 बढ़ सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें, अब जो पैराग्राफ दिया गया था उस पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन थे उन्हीं सभी क्वेश्चन का ये उत्तर है। तो पहला बन जाएगा दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाला धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर इसलिए अधिक पड़ता है कि वह अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव उनके दिमाग पर अंकित हो जाता है। अगला पॉइंट है दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ जाती है और तनाव भी बढ़ जाता है। यह है अगला पॉइंट है। अभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है शब्द युग्म बात वात। तो इसका अर्थ क्या होगा, बातें और हवा। वात मतलब हवा होता है और बात मतलब बातें। खा है एक शब्द के दो अर्थ, कुल, कुल मतलब क्या होता है, समस्त होता है और वंश होता है। नेक्स्ट है गा एक शब्द युग्म का चयन। तो एक शब्द युग्म का चयन क्या है इसमें, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो क्या होगा इसका एक शब्द देशद्रोही। नेक्स्ट है घा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और घा का चौथा है
तुम मुझसे मत बोलो। ये हो जाएगा, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। इस प्रकार से हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12। अब फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इसी बीच में हम कुछ मोटिवेशन लाइन आप लोगों को सुनाने वाले हैं, आप उसे भी सुनिए, बहुत ही बेहतर लगेगा। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अभी तो 12 क्वेश्चन हुआ, 14वां क्वेश्चन तक हम लोग को चलना है। तो इसी बीच में हम कुछ आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाते रहें जिससे कि आपका मन लगता रहे। अब कुछ लाइन ये है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे, कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 है कक्का का उत्तर देखते हैं। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस आया था। तो वीर रस क्या है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। तो इस प्रकार से जो है क्या है कि ये वीर रस का उदाहरण है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसी प्रकार आप श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति होता है। और ऐसे ऐसे करके जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन जो ये पेपर में आया था वो वीर रस और श्रृंगार रस पूछा गया था, जिसमें आप लोगों को वीर रस के बारे में बताया गया, इसका उदाहरण बताया गया। आगे क्या है, उपमा अलंकार बताया गया है। उपमा अलंकार, तो जो दूसरा क्वेश्चन था अलंकार से संबंधित था, अब इसमें उपमा अलंकार का परिभाषा सुनिए क्या है। जहाँ दो भिन्न पदार्थों या व्यक्तियों में समान गुण धर्म आदि के होने के कारण सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसमें क्या है कि ये उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या है, आप लोग इसे भी सुन लीजिए। यह दोहे का उल्टा होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 2-2 मात्राएं और 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे और दूसरे पेज पर है, बस इतना ही है। तो आप इसे देख सकते हैं क्या है कि ये सोरठा छंद का उदाहरण था और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। जो यहाँ कैपिटल यस आकार का बना है उसका मतलब 2 मात्रा पढ़ा जाता है और जो लाइनिंग है उसे 1 पढ़ा जाएगा, 1 मात्रा। तो इस प्रकार से गिनेंगे तो 11 और 13 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 13 है लिपिक के लिए आवेदन पत्र। तो लिपिक के लिए आवेदन पत्र जो है, आप लिपिक के लिए आवेदन पत्र यानी कि जैसा भी आपके एग्जाम में आए आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। तो इसमें लिपिक के लिए आवेदन पत्र में जो है तरीका क्या है, देखिए सेवा में ये एक साइड में होना चाहिए, बाएं साइड में श्रीमान प्रबंधक महोदय, हमने एक विद्यालय का नाम ले लिया, मदरसा अजमुन्निसा मोहम्मद हनीफ इंटर कॉलेज मऊ सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, इसमें लिपिक के लिए है। तो हमने एक विद्यालय का नाम ले लिया। एग्जाम्पल में आप अपने विद्यालय का नाम ले सकते हैं, वहाँ किसी भी विद्यालय का नाम ले सकते हैं जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। आप जिस विद्यालय के स्टूडेंट हैं या जिस विद्यालय में पेपर दे रहे हैं उसी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विषय जरूर लिखना है, यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है ये जरूर लिखना है आपको, विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र ये है। अब आगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे महोदय और यहाँ कामा लगाएंगे। तो पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से
पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। शैक्षिक योग्यताएं क्या है? अब जो योग्यता आपके पास है वो लगा देंगे, और लिपिक के लिए जितनी भी योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वो आप शैक्षिक अर्हता पार करते हैं तो आप उसे अवश्य भर सकते हैं। तो यहाँ जो है हाई स्कूल अब उत्तीर्ण होने का वर्ष 2009 दिखाया गया है। श्रेणी, किस श्रेणी से पास हुए हैं, किस डिवीजन से, तो प्रथम दिखाया गया यानी कि फर्स्ट डिवीजन से। किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं? यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ऐसे इंटरमीडिएट है, ऐसे बीएससी है, और उसके बाद जो है एमए। तो एमए जो है आप लोग यहाँ देखिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एमए, हाँ एमए हिंदी है, तो यहाँ पर एक मात्रा लग गया है, जबकि ये नहीं रहेगा, एमए होता है। 2016 में किए, 2016 में ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, और उसके बाद किस विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से आगे क्या है इसमें? मेरी अध्यापन में अत्यधिक रुचि है, मैं पूर्ण रूप से इसका निर्वाह करूंगा तथा कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। धन्यवाद। अब इसमें दिनांक दिया गया है, तो आप दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं, उसी दिन का डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, 24 फरवरी 2025 डाल सकते हैं। तो यहाँ 5/2/2024 लिख दिया गया है, आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। भवदीय, भवदीय करने के बाद आप जैसे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हैं XYZ करते हैं, तो यहाँ काखागा कर देंगे। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन राइटिंग पूरा हुआ, प्रार्थना पत्र पूरा हुआ। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 की तरफ, जो कि इसमें निबंध लेखन से संबंधित है। निबंध लेखन से संबंधित है, तो आप लोग इसे, अब इससे पहले भी कुछ मोटिवेशनल लाइन है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। तो आप लोग इन्हीं मोटिवेशनल लाइन को सुनते हुए अब प्रश्नोत्तर संख्या 14 का भी उत्तर देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। इसमें मेरा प्रिय साहित्यकार, इस पर हमने निबंध लिखा है। और रूपरेखा क्या है? इसमें रूपरेखा सबसे पहले जरूरी होता है निबंध लिखते समय, यही देखा जाता है कि क्या इतने हेडिंग मेंशन है कि नहीं। अगर आप इतने हेडिंग नहीं मेंशन करते हैं तो आप जो है निबंध कितना भी, कितने बड़े पेज में लिख दीजिए, कितने अधिक से अधिक पेज में लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर आपका उतना बेहतर नहीं मिल सकता। तो ये तरीका जो है, इसमें रूपरेखा ऐसे लिख करके आप प्रस्तावना पहले नोट कर देंगे, फिर क्या है, प्रस्तावना के बाद जन्म तथा परिचय, शिक्षा, साहित्य जीवन और उपसंहार। उपसंहार लास्ट में होता है, प्रस्तावना पहले होता है। तो प्रस्तावना क्या है? मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय एवं आदर्श साहित्यकार हैं। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्होंने हिंदी जगत को कहानियों एवं उपन्यासों की अनुपम सौगात प्रस्तुत की। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। आगे है जन्म तथा परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लमही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री अजायब राय तथा माता आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। अब इनकी शिक्षा के बारे में दिखा देंगे। शिक्षा क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू का ज्ञान अर्जित किया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे सरकारी नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ ही इन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दी। साहित्यिक जीवन इनका क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने अल्प साहित्यिक जीवन में लगभग 200 से अधिक कहानियों को लिखी, जिनका संग्रह 8 भागों में मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने 14 उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है।
इसके अतिरिक्त कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की निम्नलिखित में से रचनाएं कौन सी हैं। तो गबन, गोदान, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। यहाँ गोदान काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसके अतिरिक्त रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रतिज्ञा आदि इनके प्रचलित उपन्यास हैं। ये सभी उपन्यास लेखन दृष्टि से इतने सजीव एवं सशक्त हैं कि लोग मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित करते हैं। ये रहा। आगे जो है उपसंहार। अब उपसंहार इस का अंतिम होगा और उसके बाद आपको धन्यवाद ज्ञापन करना है। और बीच में क्या है, आप कॉपी पे एक जगह रूल नंबर लिख देंगे अंकों में। ये हमने बीच में छोड़ दिया बोलना। आप जैसे 2-4 पेज लिखें तो किसी पेज पर कोने पर क्या काम करेंगे, आप रूल नंबर लिख देंगे, या हर पेज पर भी लिख सकते हैं। लेकिन हर पेज पे क्या मतलब लिखना, क्योंकि अप डाउन दोनों तरफ होता है, एक पन्ना अप डाउन दोनों तरफ है, तो किसी एक पेज पर लिखिए और ऐसे 2-3 जगह लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉपी का पेज चेंज करने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। वैसे ये सब चीज़ें होता नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो भाई आपका बेहतर है। कहते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो सुरक्षा आप स्वयं करें अपने कॉपी की। लेकिन अब कॉपी का सुरक्षा आप 3 घंटे 15 मिनट ही कर सकते हैं, बाकी के समय अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षित करना। फिर भी जो है आप रूल नंबर मेंशन कर देंगे तो बेहतर रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उपसंहार क्या है, तो उपसंहार अब देखिए रूल नंबर कहाँ लिखना है, हम ये भी बता देते हैं लोकेशन। आप यहीं जो किनारा है इसका, इस किनारे पर क्या काम कर सकते हैं, रूल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ जो किनारा है यहाँ रूल नंबर आप लिख सकते हैं। इधर कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ROL करके जो है आप, या रोल पूरा लिख करके NOV लिख करके आप लिख सकते हैं, या अनुक्रमांक लिख करके लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपका इच्छा है इस प्रकार से आपका। चलिए अब हम अंतिम पेज पर पहुंचते हैं। उपसंहार। ऐसे महान उपन्यासकार, नाटककार व साहित्यकार के लिए इससे बढ़कर और बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनकी मृत्यु के 8 दशकों के बाद उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता पूर्ववत बनी हुई है। हजारों की संख्या में लोग उनकी रचनाओं व शैली पर शोध कर रहे हैं। वह निसंदेह हमारे हिंदी साहित्य का गौरव थे और हैं तथा सदा रहेंगे। ये है। इस प्रकार से क्या है कि ये तो पूरा हो गया हिंदी का आंसर राइटिंग। बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें। उम्मीद ये है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही सहज भाषा में और बहुत कम समय में, अब बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले आपको इतने ही काम के लिए 4 से 5 घंटा आपका समय लेंगे, लेकिन हमने देखिए आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है 48 मिनट अभी हुआ। 48 मिनट में हमने क्या किया, इसका पेपर दिखाया और उसके बाद इसका आंसर राइटिंग कैसे की जाए उसमें तौर तरीके सभी बताएं, और सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने इसमें नोट किया जो पहले से है, उसके बारे में हमने पढ़ करके सुनाया। अब इस प्रकार से आप यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और इस पेज पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। और चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी बोर्ड का निःशुल्क तैयारी कराया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कुछ जीके के पॉइंट भी आपको निःशुल्क मिलते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश में आ रही कस्तूरबा गांधी विद्यालय या फिर ECC एजुकेटर या अन्य सभी वैकेंसियों के बारे में भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से रोजगार से संबंधित जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपके पास जो भी शैक्षिक योग्यता है उस योग्यता के अनुसार कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए, अब चलते चलते 2 लाइन और। अभी तो ये आवाज़ है, आगाज बदलने वाला है, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, ये जहान बदलने वाला है, ये जहान बदलने वाला है।
मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।